टाइप्स ऑफ रिएक्शन में लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें मेजरली हम जो पढ़ने वाले वो आपकी 6 टाइप की रिएक्शन को हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आयन एक्सचेंज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और इसी को कई जगह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। देन सेकंड है आपके पास अर्हेनियस। अर्हेनियस, ठीक है, जो हम एसिड बेस पढ़ते हैं ना, अर्हेनियस वाला, वही अर्हेनियस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अर्हेनियस एसिड बेस रिएक्शन। और आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अर्हेनियस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देन थर्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। इसमें भी 2 टाइप की रिएक्शन होती है, इसको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ रिएक्शन देख के आप पहचान सकते हो कि कौन सी है। एक हम बोल सकते हैं रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और सेकंड होती है रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, 3 तो ये हो गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ वन होती है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन रेडॉक्स रिएक्शन को आप ऐसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें अगर मैं डिवाइड करूँ इसको, ये होती इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सेकंड इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। और इसी का उल्टा जो हम बोल देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कम प्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको तो अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं इसको रेडॉक्स में, एक मैंने बस आइडिया दे दिया। नेक्स्ट फिफ्थ होती है इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट होती है सिक्स्थ लुईस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, मेजरली इन 6 रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसमें भी अगर आप
हम इसको डिवाइड करें तो ये जो लास्ट के दो रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल मतलब हीट देने से जो कोई भी कंपाउंड आपका ब्रेक होता है उनको बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक लुईस एसिड बेस आपने सुना है वो, ये मोस्टली है ना, जनरली, अब 100% तो नहीं लेकिन जनरली हम बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है दोनों ही तरीके ना, ये जनरली occurs in नॉन एक्वस फेस। नॉन एक्वस फेस मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम पानी के अंदर नहीं होती है, बिना पानी के रिएक्शन होती है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन है ये तो डायरेक्ट हम हीट देते हैं तो इसमें तो पानी की जरूरत नहीं है, और लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है तो दोनों ही आप मान के चलिए कि कोई मीडियम में होते, लुईस एसिड भी एक मीडियम होगा खुद अपने आप में, बेस भी होगा तो आपस में रिएक्ट करते, तो ये किसी पानी की जरूरत आपको है नहीं यानी। और इसके अलावा जो आपकी रिमेनिंग फर्स्ट फोर्थ रिएक्शन है ना, वो जनरली पानी के अंदर होती है, ठीक है, या एक्वस फेस के अंदर होती है, जनरली occurs in aqueous phase, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपके ये तीन रिएक्शन भी आ जाएगी, ठीक है। ये भी किसके अंदर होती है, एक्वस फेस के अंदर ही होगी। अब इसमें से है ना, अगर हम बात करें कि ठीक है ना, तो इसमें हम बात करें तो जो रिएक्शंस है ना 6 टाइप की, इसमें भी अगर हम मेजरली देखें तो आयन एक्सचेंज का मैं एक आइडिया तुम्हें दे दूंगा, है ना, लेकिन कब होगा कब नहीं होगा तो इसके लिए एक रीजन है कि आपको सॉल्युबिलिटी पता होनी चाहिए कौन से सॉल्ट की किस में होती है नहीं, ठीक है। वो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। एसिड बेस रिएक्शन ये आपने काफी पढ़ी होगी, है ना, पढ़ी भी अपन ने, फिर भी एक बार थोड़े से कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा। कॉम्प्लेक्स वाले रिएक्शन है ये इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अब दो होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, एक आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। इसका मतलब क्या है, तो आप जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, अभी मैं भी बता दूंगा थोड़ा आइडिया, लेकिन इसके बारे में कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, उसको बता देंगे। और इसमें कुछ ही लिमिटेड रिएक्शन है जो हमें देखनी होती है, याद करनी होती है, जैसे जैसे आएगी हम देख लेंगे। रिडॉक्स के बारे में आपने डिटेल पढ़ी लिया है ना, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो इसमें होती है आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इस पे कंटिन्यूस कई सालों से क्वेश्चंस आ भी रहे और पूछे भी जाते, और इसको अपन थोड़ा अच्छे से देखेंगे। लुईस एसिड के बेस के बारे में आपको बता देंगे थोड़ा, लेकिन मेजर जो फोकस रहेगा वो अपने थर्मल डिकम्पोजिशन पे रहेगा, और बाकी जो रिएक्शन है ये इसमें से है ना, आयन एक्सचेंज के बारे में भी मैं बताऊंगा सबके बारे में, लेकिन आपको लगेगा कि कोई काम की है या नहीं है, तो मैंने इसलिए थोड़ा एक आइडिया पहले ही दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते आयन एक्सचेंज रिएक्शन से, ठीक है। मैंने लिखा आयन एक्सचेंज प्रिसिपिटेशन, ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और इसमें भी इसी को अपन ने क्या बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसी को अपन ने बोला था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके लिए कंडीशन होती है जनरली, है ना, तो कंडीशन क्या वो मैं लिख देता हूँ। कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट, इस तरह के रिएक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये कि इसमें कम से कम एक रिएक्टेंट, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी होंगे, तो कम से कम एक रिएक्टेंट आपके पास कैसा होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट दोनों हो तो चल जाएगा, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट, ठीक है, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट मस्ट बी वाटर सॉल्युबल, ठीक है। एटलीस्ट एक तो सॉल्युबल होना चाहिए, तब तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। दोनों सॉल्युबल है तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों इनसॉल्युबल है तो इस टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात इसके अंदर जो है, ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल मीडियम मीडियम में होनी चाहिए, है ना, एसिडिक या बेसिक इन मीडियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार पीपीटी जो बनता है, प्रेसिपिटेट जो बनता है, वो बेसिक मीडियम की वजह से, बेस की वजह से, एसिड की वजह से वो क्या हो जाए, पीपीटी ब्रेक हो जाए, ठीक है।
तो अगर ये रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये दिस रिएक्शन जनरली, ठीक है, जनरली occurs in न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। अलग से खुद में कोई एसिड बेस आ गया वो एक अलग कहानी है, लेकिन खुद एक्स्ट्रा कोई अपन अलग से एसिडिक मीडियम ले रहे या बेसिक मीडियम ले रहे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम आपको नहीं लेना, एसिड बेस इसमें कोई आ जा रहा है तो एक अलग कहानी, ठीक है, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है इन जनरल आयन एक्सचेंज रिएक्शन के लिए। अब इसमें भी कई तरह की रिएक्शंस आती है। तो फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें इसमें, है ना, इसमें भी अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें, ठीक है, फर्स्ट, तो इसको अगर हम, है ना, मैंने अपनी तरफ से नाम दिया ताकि याद रखने में या पढ़ने में आपको थोड़ा इजी रहे। इसको मैंने बोला सिंगल सॉल्ट प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है। तो नाम से हमें पता लग रहा है कि सिंगल सॉल्ट प्रिपरेशन मतलब इसमें एक ही सॉल्ट क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे पहले मैं इन जनरल लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ए कोई आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, बी भी आपके पास कोई सॉल्ट है, और यहाँ पे सी साथ में कोई डी सॉल्ट बन रहा है। अब इसका क्या मतलब है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको, यहाँ पे ए का ये है आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, बी का भी आपके पास क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, जो सी है वो आपका क्या बना ले रहा है, पीपीटी बना ले रहा है, नहीं मतलब ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और इसका अभी भी क्या रहेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो दोनों आपके रिएक्टेंट है ना, दोनों आपके रिएक्टेंट है, तो ये भी सॉल्यूबल है, जैसे हमने बोला था ना कि कम से कम एक तो सॉल्यूबल होना चाहिए, ये भी सॉल्यूबल है, ये भी सॉल्यूबल है बी भी, और एक प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है ये भी आपका क्या है, सॉल्यूबल है। बट ये कैसा है, इनसॉल्यूबल है, तभी तो इसने क्या करा, पीपीटी बना लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन में कि दोनों कैसे हो, सॉल्यूबल सॉल्ट हो और एक इनसॉल्यूबल बने प्रोडक्ट में जिसमें पीपीटी बन जाए। इसका अगर अपन एग्जांपल लिखे, है ना, तो इसका एक एग्जांपल अपन लिखा जैसे BaCl2, है ना, एग्जांपल जैसे हमने लिखा बेरियम क्लोराइड ले ले आप, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट ले ले, ठीक है, फिर इससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। और इसमें जो आपका बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये आपका बनाता है वाइट पीपीटी, ठीक है, सिंगल पीपीटी फॉर्मेशन टाइप रिएक्शन है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये तो हुई आपकी फर्स्ट जिसमें सिंगल सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेकंड, उसमें आपके पास दोनों ही सॉल्ट बन रहे हो, ठीक है, रिएक्टेंट दोनों प्रोडक्ट, दोनों ही प्रोडक्ट कैसे बन रहे हो, आपको सॉल्ट बन रहे थे, इसमें मैंने लिखा बोथ सॉल्ट प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है, दोनों ही कैसे बन रहे हैं आपके, पीपीटी बना रहा हूँ। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपकी बार, एक ए मेरे पास कोई सॉल्ट होगा, कोई बी मेरे पास सॉल्ट होगा, और उससे जब सी और डी सॉल्ट बन रहा होगा, है ना, तो इसमें क्या होगा आपके पास, ए अगेन ये आपका सॉल्यूबल है, बी आपका अगेन सॉल्यूबल है, सी आपका पीपीटी बनाएगा, और डी भी आपका क्या बनाएगा, पीपीटी। पिछली फर्स्ट केस में एक ही पीपीटी बना रहा था, यहाँ पे क्या बनाएंगे, दोनों के दोनों पीपीटी बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी पीपीटी बनाएगा, एरो का नीचे का मतलब ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने जिंक सल्फेट प्लस
बेरियम सल्फाइड, ठीक है। बस क्या करना है, कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो, ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, नहीं तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। इसमें जिंक सल्फाइड ये भी पीपीटी बनाएगा, और बेरियम सल्फेट ये भी क्या बनाएगा, आपका पीपीटी बनाएगा। इसमें जो ये पीपीटी बनाते हैं, ठीक है, जो ये पीपीटी बनाते हैं, तो ये जिंक सल्फाइड इसके अंदर ये भी वाइट कलर का होता है, और ये भी कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। और इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, जैसे कुछ कुछ जो जो जहाँ जरूरत होगी मैं बता दूंगा। इसमें ये वाली जो रिएक्शन है इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का, इसको एक नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है, लिथोफॉन, ठीक है, LITHOPHONE, ठीक है, लिथोफोन। और लिथोफोन कहाँ यूज होता है, तो ये आपके यूज होगा कहाँ पर, पेंट इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये एज ए इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाइट पेंट के पिगमेंट की जैसे, यानी वाइट पेंट में जो हम कलर यूज करते हैं ना, उसके अंदर यूज होता है ये वाइट पेंट की तरह, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री में। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है ये। एक वर्ड याद रखना, एक तो ये लिथोफोन क्या है, तो लिथोफोन जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, ये वाइट पीपीटी बनाते हैं, और पेंट इंडस्ट्री में वाइट कलर के लिए आप इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसी से एक क्वेश्चन रिलेटेड ये भी पूछा जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें क्या पूछा जाता है कि एक कंपाउंड और होता है, नहीं एक होता है टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, एंड एक कंपाउंड होता है व्हाइट लेड जिसको बोलते हैं। व्हाइट लेड के इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डॉट लेड कार्बोनेट 2PbCO3, ये कंपाउंड होता है, और इसको क्या बोला जाता है, व्हाइट लेड बोला जाता है। ये दोनों कंपाउंड भी क्या है, यूज होते हैं कैसे, पेंट की वाइट, हम बोल सकते हैं वाइट पिगमेंट की तरह यूज होते हैं पेंट इंडस्ट्री में, ये भी है ना, वाइट पेंट के लिए अपन यूज कर सकते हैं इनको। बट कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप ये व्हाइट लेड को, मतलब ये जो कंपाउंड दे रखा है लेड हाइड्रोक्साइड डॉट लेड कार्बोनेट, इसको क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज नहीं करने का रीजन है, वो भी याद रखना, पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ना, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट लेड का मतलब है इसी को बोला जा रहा है ना। तो व्हाइट लेड जनरली पहले तो यूज किया जाता, अब थोड़ा सा क्या इन्होंने क्या करा, यूज करना इसका अवॉइड करा। व्हाइट लेड, ठीक है, तो इसमें लिखना व्हाइट लेड डज नॉट यूज्ड एज व्हाइट पेंट बिकॉज, ठीक है। दो रीजन जनरली लिखे जाते हैं इसके लिए। पहला रीजन कि आपको पता है लेड के जो कंपाउंड होते हैं ना, वो टॉक्सिक होते हैं नेचर के अंदर, है ना। तो ये थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप हो जाता है, इसलिए यूज नहीं करना चाहते हैं नहीं। तो पहला तो लेड कंपाउंड आर, ठीक है, लेड कंपाउंड आर टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, लेड कंपाउंड आर टॉक्सिक इन नेचर। दूसरा अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो लेड आपके पास होता है ना, तो इसको आप जनरली एयर में जब रख देते हैं ना लेड के कंपाउंड को, तो ये क्या करता है, एयर के अंदर से सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, लेड सल्फाइड बना लेता है। और जो लेड सल्फाइड का कलर होता है ना, वो खुद कैसा होता है, ब्लैक। तो आपने पेंट तो व्हाइट करा था, लेकिन उस सल्फाइड के साथ टाइम बाय द टाइम रिएक्ट करके लेड सल्फाइड बना लेता है, और लेड सल्फाइड खुद कैसा होता है, काला। तो ब्लैक व्हाइट आपने पेंट करा था, लेकिन धीरे धीरे कैसा नजर आने लगता है, वो काला नजर आने लगता है, ठीक है। तो मैं वही लिख, सेकंड पॉइंट ये लिख रहा हूँ, वाइट लेड blackened on exposure to
एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेड सल्फाइड। ठीक है, तो ये जो आपका लेड सल्फाइड होता है ये कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो जनरली देख लेना, कई बार मल्टीपल करेक्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो दो रीजन है, पहला तो टॉक्सिक नेचर का, और दूसरा ये क्या करता है, लेड सल्फाइड बना लेता है जो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो दो ही अभी एट प्रेजेंट, मतलब आजकल, एक तो यूज किया जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का होता है, एंड एक अभी हमने क्या लिखा था, लिथोफोन। ये दो कंपाउंड यूज किया जाता है एज ए वाइट पिगमेंट फॉर पेंट, या वाइट पिगमेंट फॉर, ठीक है ना, आर यूज्ड एज, डायरेक्ट वाइट पेंट ही लिख देता हूँ। क्लियर है क्या? चलिए फिर बढ़ते आगे अपन। तो ये अपन कौन से सेकंड टाइप हो गया था क्या? चलिए सेकंड टाइप हो गया। अब बढ़ते अपन थर्ड टाइप पे। तो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, इसमें होता है आपका सॉल्ट का जो प्रिसिपिटेट हो रहा है उसका एक्सचेंज होता है ना, सॉल्ट प्रिसिपिटेशन एक्सचेंज रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? तो प्रिसिपिटेशन का, या पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन इसको भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें है कि आपके पास रिएक्टेंट में एक इंसॉल्युबल होगा तभी तो उसका पीपीटी बन रहा होगा। तो रिएक्टेंट का जो पीपीटी है वो कन्वर्ट होने लगता है आपके प्रोडक्ट में एक पीपीटी में। तो रिएक्टेंट में एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है, दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट में एक क्या बनाने लगते हैं, पीपीटी बनाने लगते हैं, और एक क्या बनाने लगते हैं, सॉल्युबल बनाने लगते हैं। हाँ, सेकंड टाइप में बेटा दोनों ही क्या बनते हैं, पीपीटी बनते हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप में अपन ने क्या बताया, दोनों ही आपके पास क्या बनेंगे, पीपीटी बनेंगे। मतलब बन तो सॉल्ट रहे लेकिन वो दोनों सॉल्ट कैसे प्रेसिपिटेट बना ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा इसमें ए लिखा, आपके पास कोई सॉल्ट है ना, इसके साथ बी कोई सॉल्ट आपने कंबाइन किया है, और सी आपका फिर कोई सॉल्ट बन रहा है, और डी एक सॉल्ट बन रहा है। तो हमने बोला कि इसमें से बी अगर हमने मान लिया कि ये पीपीटी बना रहा है, ठीक है, तो इसमें भी सी भी एक पीपीटी बनाना चाहिए, सी डी में से, तो मैंने सी बना दिया। अब इसमें ये जो सारा खेल है थोड़ा, है ना, ये चलता है कि कौन से बनाएंगे और कौन से नहीं बनाएंगे। तो हम ये पढ़ चुके आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी। तो हर हमें पता है कि जो स्पेरिंगली स्पेरिंगली मतलब बहुत लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ना के बराबर सॉल्युबल होते हैं, तो हम इन फिजिकल में उनको क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हम बोलते हैं इनसॉल्युबल, और फिजिकल में उनको बोल देते हैं हम स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो उनकी केएसपी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कैसे डिपेंड करेगा, तो मैंने ऐसे बोला है कि आपके पास एक रिएक्टेंट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बी, है ना, इसकी एक केएसपी की वैल्यू होगी, और एक आपके पास प्रोडक्ट है जिसमें एक पीपीटी बना रहा है और उसकी भी एक केएसपी की वैल्यू होगी। तो हमने बोला है, ठीक है, कि रिएक्शन फॉरवर्ड, क्योंकि इस साइन में आप देख रहे हो तो इक्विलिब्रियम बनाया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कंडीशन ये कि जो आपके पास रिएक्टेंट का केएसपी है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट की केएसपी से। अब केएसपी की वैल्यू ज्यादा होने के मतलब क्या है कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट अगर ज्यादा सॉल्युबल होगा पीपीटी जो बना रहा है एज कम्पेयर टू दिस सी, ठीक है, अगर ये थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल होगा तो धीरे धीरे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और इसकी सॉल्युबिलिटी तो कम है तो ये ज्यादा पीपीटी बना रहा होगा। तो जब सी ज्यादा पीपीटी बनाएगा, ठीक है, ये सी वाला अगर ज्यादा पीपीटी बनाएगा क्योंकि इसकी केएसपी की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, मतलब बहुत कम सॉल्युबल है, तो हमने एलसी भी पढ़ा है,
ली चटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था इक्विलिब्रियम, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन को क्या लेके जाएगा, फॉरवर्ड लेके जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन में कंडीशंस कई बार हो सकता है आपसे पूछ ले, तो उस केस में आप ध्यान रखना कंडीशन क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एक एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसमें से जिसकी KSP की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा तो रिएक्शन को कहाँ लेके जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिसमें KSP की वैल्यू दूसरे की कम है। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर रिएक्टेंट का KSP अगर मैं कम कर दूं प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन कहाँ जाने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। आई क्या बात समझ में? तो ये आप चीज ध्यान रखना। और वैसे तो अपन ने बताया भी था, अभी वापस मैंने बता दिया, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, चलिए सिंपल सा ले लेते हैं। PbCl2 लेड क्लोराइड की मैंने रिएक्शन कराई सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, और इससे हमारा आयन एक्सचेंज करके बना दिया हमने लेड सल्फेट प्लस, यहाँ पर हमने बनाया फिर से 2NaCl। ठीक है, ये तो अभी अपन ने पढ़ा ही था कि जो लेड सल्फेट है ना, उसका कॉम्बिनेशन ही तो था वो, है ना, तो ये बनाता है यहाँ पे वाइट PPT। तो ये आपका इनसॉल्युबल है, एरो नीचे का मतलब ये PPT बना रहा है। यहाँ पे आपका जो लेड क्लोराइड है ये प्रेसिपिटेट होता है, और ये भी कैसा होता है आपका, वाइट कलर का PPT बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। बट इसमें वही कहानी है कि जो लेड क्लोराइड का मैथमेटिकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो KSP की वैल्यू आती है ना, वो किससे ज्यादा आती है, PbSO4 से ज्यादा आती है, इसलिए रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। आई क्या बात समझ में? तो ये आपका थर्ड टाइप की रिएक्शन है। तो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं तुम्हें साथ के साथ थोड़ा बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी है, अभी इसमें कितने, तीन टाइप की रिएक्शन हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन फोर्थ टाइप की रिएक्शन। फोर टाइप की रिएक्शन में मैंने लिखा सॉल्ट, सॉल्ट डीकम्पोजिशन फॉलोड बाय नो प्रिसिपिटेशन। ठीक है, नाम थोड़ा आपको पढ़ने में हो सकता है अजीब लगे, लेकिन रिएक्शन में जैसा हो रहा है वैसा मैंने लिख दिया कि सॉल्ट का डिकम्पोजिशन तो कब होगा, जब रिएक्टेंट में सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट ब्रेक हो रहा होगा, फॉलोड बाय नो प्रिसिपिटेशन, मतलब आपके प्रोडक्ट में कोई प्रिसिपिटेट नहीं बन रहा होगा। तो रिएक्टेंट में तो सॉल्ट होगा जो PPT होगा, बट प्रोडक्ट में आपके जो सॉल्ट बन रहे हैं ना, वो आपके PPT नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने लिखा जैसे A आपके पास कोई सॉल्ट है, अगेन B आपके पास कोई सॉल्ट है, और यहाँ पे C+D फिर से सॉल्ट ले ली। तो इस टाइप की रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ये सॉल्ट होगा, ठीक है, ये B सॉल्यूबल है, C आपका फिर सॉल्यूबल है, D भी आपका क्या है, सॉल्यूबल है। अब इस टाइप की रिएक्शन में आप देखेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा कि ये जो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ देखना, वीक एसिड का सॉल्ट नजर आएगा। ये कौन सा वाला, जिसका हमें क्या करना, डिकम्पोजिशन करना है। जो बी सॉल्ट होगा ये आपका किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा ये। ठीक है, जो सी आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा ये अगेन, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बनेगा, ये आपका सॉल्ट बनेगा। और जो डी होगा ये आपका वीक
कुछ गड़बड़ लिखा गया अपन ने, ठीक है ठीक है, चलो करेक्ट कर देते इसको, ये आपका बनेगा वीक एसिड। देखना है ना एग्जाम्पल से फिर क्लियर आएगा थोड़ा सा, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे ये तो है वीक एसिड का सॉल्ट, ये बिल्कुल सही है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा, ठीक है बी। फिर सी जो आपका बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनेगा, ये बिल्कुल सही है, डी वीक एसिड रहेगा, ठीक है बिल्कुल सही लिखा गया, ठीक है। अब देखते कैसे, एक एग्जांपल ले लेते इसमें। मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा है कि वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब चलो उसको भी रिलेट कर देंगे अभी। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, तो आपको पता है 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो उसमें से मैंने एक H2SO4 ले लिया, ठीक है। देन इसमें आयन एक्सचेंज आप करा देना, तो ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस ये बना लेगा आपका H2CO3। यहाँ पे अगर हम फिर से लिखें, ठीक है, तो देखना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें जो कार्बोनेट के आगे H2 लगा दो आप Ca की जगह, तो वीक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा क्या। तो यहाँ पे लिखा मैंने ये वीक एसिड का आपका क्या है सॉल्ट, इसी ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये भी पीपीटी बनाता है, और इसका जो कलर होता है ये भी अगेन कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी। फिर ये आपको दिख ही रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो लिखा हुआ ही है आपके पास, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होना चाहिए, तो ये आपको दिख ही रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन गया ये, और ये H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड आ गया ये, तो वीक एसिड होना चाहिए, तो ये वीक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सॉल्ट डिकम्पोजिशन, सॉल्ट डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका डिकम्पोजिशन हुआ, और ये दोनों ही कैसे बन गए, अब हमारे पास सॉल्युबल बने। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वीक एसिड का सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, वीक एसिड। तो इसमें सॉल्ट का डिकम्पोजिशन तो हो गया रिएक्टेंट साइड में, बट प्रोडक्ट में आपके पास, ठीक है, बट प्रोडक्ट में आपके पास कोई भी पीपीटी या प्रिसिपिटेट नहीं बन रहा है। आ रही की बात समझ में। तो ये आपकी फोर्थ टाइप की रिएक्शन हो गई है, ठीक है। और एक जल्दी से लास्ट इसमें फिफ्थ टाइप की रिएक्शन और है, उसको देख लेते हैं। फिफ्थ टाइप की रिएक्शन में लिख रहा हूँ, इसमें आप लिखे सॉल्ट डीकम्पोजिशन फॉलोड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय प्रिसिपिटेशन, ठीक है। पिछली वाले की तरह ही है बिल्कुल, अब बस यहाँ पर हमने क्या करा कि इसमें डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, साथ के साथ इसमें क्या हो रहा है, आपके पास प्रिसिपिटेट भी बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया इस केस में, ये फिर से वीक एसिड का सॉल्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जो आपका पीपीटी होगा जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट था, है ना, वो इस केस में अब वहां पे तो सॉल्युबल था, और इस केस में यहाँ पे क्या बना लेगा, ये भी पीपीटी बना लेगा, और ये आपका क्या रहेगा, वीक एसिड ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ ने, चलिए ये देखा मैंने CH3COOAG सिल्वर एसिटेट, ठीक है, एसिटिक एसिड से बना है, तो सिल्वर एसिटेट पीपीटी होता है ये, प्लस यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है, आयन एक्सचेंज करा दो, तो ये बन जाएगा आपका AgCl प्लस ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड, ठीक है। एक एक कैटायन एनायन आपने बस क्या करा, सिंपली चेंज करा दिया। तो ये जो आपका होता है अगेन, ये वाइट कलर का पीपीटी होता है सिल्वर एसिटेट का, ठीक है, और ये कैसा आपका वीक एसिड का सॉल्ट है, ये इसी ऑर्डर में लिखा है मैंने। ये पता ही है आपको HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, AgCl अगेन ये भी आपका क्या बनाता है, वाइट पीपीटी बनाता है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वीक एसिड है ही, ये हमने बना लिया है, ठीक है। इसमें फिर से
जो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बना है AgCl, ये भी आपका क्या बनेगा, PPT बनेगा इस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 5 टाइप की हमने आयन एक्सचेंज रिएक्शन देखी, तो मेजर, ठीक है, मोटा मोटा जो मैंने उसमें थोड़ा एक आइडिया दे दिया। अब इसमें जो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी या ये पता कैसे चल रहा होगा कि कौन PPT बनाता है और कौन PPT नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको क्लास के अंदर एक DPP आपको दूंगा, जिसके अंदर एक तो कलर वाले कंपाउंड्स लिखे होंगे, है ना, और एक सॉलिबिलिटी वाले उनमें वो लिखे होंगे, रूल्स लिखे होंगे, जो आपको याद करना होगा ना। तो उससे आपको पता लगेगा कि कौन सॉल्युबल होता है, कौन PPT बनाता है, और उस वो भी कि किसका क्या कलर होता है। अभी तो जनरली अपन ने जितने बड़े मैक्सिमम व्हाइट कलर के आ रहे हैं, ठीक है, तो व्हाइट के अलावा भी दूसरे कलर के हो सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो इसके बाद आगे जो कंटिन्यू अपन है ना नेक्स्ट क्लास से करेंगे, टाइम ऑलमोस्ट अपना खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिए खत्म करें क्लास अभी। चलिए, ओके बाय, थैंक यू क्लास।